हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। होप यू ऑल आर फाइन। और जो आज का ये वीडियो है ये हम जो आपका सेकेंड सेमेस्टर का पेपर है लीगल प्रोफिशिएंसी, उसका एक टॉपिक है एसे राइटिंग, उसको आज हम डिस्कस करेंगे। आई नो आप लोग ये सोच रहे होंगे कि एसे राइटिंग को डिस्कस करने का इतना क्या पॉइंट है, क्योंकि ये अपन बचपन से व्हेनेवर वी वर इन स्कूल से हमें सिखा देते हैं कि हमें ऐसे लिखना होता है। वहाँ पे भी ये कंपलसरी इंग्लिश सब्जेक्ट का एक टॉपिक होता है। बट लीगल ऐसे लिखना थोड़ा सा डिफरेंट होता है, लीगल इश्यूज़ पे लिखना भी थोड़ा डिफरेंट होता है। उसके लिए एक अलग अपन को पैटर्न यूज़ करना होता है, और ये सिर्फ आपका एलएलबी के सब्जेक्ट में ही काम नहीं आता है। ये जो ऐसे राइटिंग है, आपके बहुत सारे जो इम्पॉर्टेंट ऑफिशियल एग्ज़ाम्स होते हैं उनका एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक भी ये रहता है, हाउ टू राइट एन ऐसे ऑन डिफरेंट कंटेम्प्रेरी इश्यूज़। तो आज हम उसको डिस्कस करेंगे ताकि डिटेल में आप ये जान सकें कि बेटर ऐसे हम कैसे लिख सकते हैं। एंड और ये भी इम्पॉर्टेंट है कि हम जब भी ऐसे लिखें तो हमें क्या क्या अपने ऐसे में इंक्लूड करना चाहिए, उसके ऊपर अपन डिस्कस करेंगे। साथ ही इस वीडियो में मैं एक आपको एग्ज़ाम्पल भी दूंगी कि जो राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट है, जो कि एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट लीगल टॉपिक है, उस पे हम कैसे ऐसे लिख सकते हैं, तो जिससे आपको बेटर समझ में आए कि हमें जो ऐसे लिखना होता है उसमें क्या क्या इम्पॉर्टेंट चीज़ें हमें इंक्लूड करनी होती हैं। इसकी पीडीएफ मैं आपको हिंदी में ऑलरेडी आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे सेंड कर चुकी हूँ, तो अगर आपको हिंदी का देखना है तो आप वहाँ पे देख लीजिएगा, और रिकॉर्डिंग जो ये चल रही है आप ये वाली सुन लीजिएगा। दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़, जब अपन ये वीडियो यूट्यूब चैनल पे देखते हैं तो बहुत सारे बच्चों ने मुझे बोला कि मैडम ब्लर आ रहा है, तो आप उसको वीडियो को पहले डाउनलोड करिएगा फिर उसको देखिएगा, सो दैट यू मे क्लियरली व्यू दैट पर्टिकुलर वीडियो। तो चलो स्टार्ट करते हैं ऐसे से। तो ऐसे का जो मेन चीज़ है, हम ऐसे होता क्या है, तो ऐसे को डिफ़ाइन किया गया है, शॉर्ट पीस ऑफ राइटिंग दैट एक्सप्रेसेस इंफॉर्मेशन एज वेल एज राइटर्स ओपिनियन। तो जब भी हम ऐसे की बात करते हैं, वो जो चीज़ है, जो टॉपिक है, उसका हम उसके ऊपर क्या ओपिनियन रखते हैं, उस ओपिनियन को एक्सप्रेस करने का एक तरीका है, जो कि अपन कह सकते हैं कि हमारी अपनी जो खुद की समझ है, उस समझ के अकॉर्डिंग हम क्या उसके बारे में सोच रहे हैं, और क्या हमें लगता है कि उस पर क्या अच्छा इम्प्रूवमेंट हो सकता है, या उसके बारे में हम क्या सजेशंस देना चाहते हैं, वो सारी बातें हम उस ऐसे में इंक्लूड करते हैं। तो ये मैंने जो ऐसे हैं उसके रिगार्डिंग कुछ इम्पॉर्टेंट जो स्टेप्स होते हैं वो दिए हैं, कि जब भी हम एक ऐसे लिखें तो उसके लिए हमें कैसे उसको शुरू करना चाहिए, कैसे उसकी जो मेन कंटेंट्स हैं उनको कैसे लिखना चाहिए, और उनका जो एक सीक्वेंस होता है, तो उस सीक्वेंस के अकॉर्डिंग भी लिखना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि अक्सर हम ये गलती कर देते हैं, कोई चीज़ जो हमें स्टार्टिंग में लिखनी चाहिए वो हम उसके कंक्लूजन में लिख देते हैं, जो कंक्लूजन है वो हम स्टार्टिंग में ही लिखना शुरू कर देते हैं। तो इस टाइप की जो माइनर मिस्टेक्स अपन करते हैं, और बच्चों को ये लगता है कि मैंने तो बहुत अच्छा ऐसे लिखा था, पता नहीं मेरे मार्क्स क्यों कम आए हैं। क्योंकि ऐसे जब आप ऑफिशियल ग्रेड के एग्ज़ाम देते हैं तो उसमें जो मार्किंग होती है ऐसे की, वो बहुत ज़्यादा होती है। तो वहाँ बहुत इम्पॉर्टेंट होता है कि आप इन स्टेप्स को पूरी तरह फॉलो करें। तो फर्स्ट जो स्टेप मैंने बताया है अपने इस नोट्स में, ये है कि चूज़ अ लीगल इशू ऑन विच यू वांट टू रिसर्च एंड राइट। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, जब भी हम कोई ऐसे लिखें जिस पे हम अपनी कोई ओपिनियन रखते हैं, तो उस इशू को, इस लीगल इशू को चुनें और उसकी अच्छे से हम रिसर्च करें उससे उसको लिखने से पहले। ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है। कभी कभी हम ऐसे लिखना तो शुरू कर देते हैं, लेकिन हम अपनी ही ओपिनियन के ऊपर लिखते रहते हैं, हम जानते ही नहीं है कि वो जो लीगल इशू है, जो लॉ टॉपिक है, वो क्या है एक्चुअल में, उसके जो एक्ट बना हुआ है उसके ऊपर वो क्या कहता है। तो सबसे पहले आप उस एक्ट को पढ़िए, उसके ऊपर रिसर्च कीजिए, उससे रिलेटेड आर्टिकल्स पढ़िए, फिर ही आप उस पर अपनी कोई ओपिनियन फॉर्म करें।
ठीक है। अब ये मैंने लिखा है कि चूज़ अ लीगल इशू। एग्ज़ाम में तो हमें ये ऑप्शन होता नहीं कि हम खुद चूज़ करें, क्योंकि वहाँ तो आपको लिमिटेड टॉपिक्स दिए जाते हैं जिनमें से आपको किसी पर लिखना होता है। तो वहाँ पर लिखने से पहले लेकिन आपने जो भी उसके बारे में पढ़ा उसको एक बार आप रिकॉल करें अपने माइंड में कि आपने उसके बारे में क्या पढ़ा था बिफोर स्टार्ट राइटिंग योर एसे। नेक्स्ट स्टेप है प्रिपेयर अ ब्लूप्रिंट रफ थॉट्स ऑन व्हाट यू वांट टू एक्सप्रेस थ्रू योर राइटिंग। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्टेप है जो कि बच्चे हमेशा स्किप कर देते हैं ऐसे राइटिंग लिखने से पहले कि हमें जो उसके इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो मैं लिखना चाहता हूँ, एक्सप्रेस करना चाहता हूँ, उसको रफली आप एक 10 पॉइंट का एक वो बनाइए ब्लूप्रिंट कि मुझे ये 10 पॉइंट मेरे ऐसे में ऐड करने हैं, और इनको आप अलग से लिख के रखिए ताकि आप जब भी अपना ऐसे लिखें तो आप वो पॉइंट्स पर टिक करते जाएं कि हाँ मैंने ये लिख दिया, ये लिख दिया, ये लिख दिया, ताकि आप जब भी एग्ज़ाम से बाहर आएँ तो आप ये ना सोचें कि यार ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी जो मैं एक लिखना भूल गया। तो उसको स्टार्ट करने से पहले ही आप उसका एक ब्लूप्रिंट बनाएं कि आपको क्या क्या लिखना है और किस किस टॉपिक में क्या क्या चीज़ें ऐड करनी है, राइट। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है स्टार्ट राइटिंग विद सम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो अक्सर लोग बाग मिस कर देते हैं अपने इशू में, अपने जो ऐसे राइटिंग है उसमें लिखने से पहले, कि उसका हिस्टोरिकल जो इवोल्यूशन है, जो बैकग्राउंड रहा है वो क्या था, क्या उस चीज़ में कमी थी जिसके रेक्टिफिकेशन के लिए हमने जो एक्ट हम जिसके ऊपर लिख रहे हैं, या जो लीगल इशू है, जो कंटेम्प्रेरी इशू है जिसके बारे में हम लिख रहे हैं, तो उसका थोड़ा एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड भी देना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट है ड्रॉ एन इंट्रोडक्शन। सबसे पहले जब भी आप ऐसे स्टार्ट करें तो उसके बारे में उसका इंट्रोडक्शन दीजिए। इंट्रोडक्शन बहुत ही ब्रीफ और कहते हैं ना प्रिसाइज इन वर्ड्स होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि इंट्रोडक्शन में मैं बहुत 2 पेज का इंट्रोडक्शन लिख रहा हूँ, नहीं। इंट्रोडक्शन विल बी 1 or 2 पैराग्राफ विच इज़ गोइंग टू स्टेट व्हाट एक्चुअली द थिंग इज़। जिसको आप लिख रहे हो उसको दूसरे लोगों ने कैसे डिफ़ाइन किया है, उसका मतलब क्या है, मीनिंग जो होता है वो इंट्रोडक्शन में आता है। नेक्स्ट है राइट द मेन बॉडी। जब आप हिस्टोरिकल बैकग्राउंड लिख दो, इंट्रोडक्शन लिख दो, उसके बाद उसकी मेन जो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एक्ट है उसके ऊपर आइए कि वो क्या हमें बताता है, क्या चीज़ देता है, उसकी जो भी ऑफिसर्स हैं उनकी क्या पावर्स हैं, कैसे वो फंक्शन करता है, और जो पेनल्टीज़ अगर उसमें दी गई हैं तो वो कौन कौन सी है, या लाइबिलिटी अगर कोई है तो वो क्या है, तो वो सारी चीज़ें उसकी मेन कंटेंट्स में आएगी। नेक्स्ट स्टेप इज़ कनेक्ट योर ऐसे विद द लेटेस्ट एग्जाम्पल, रीसेंट केस लॉज एंड पॉलिटिकल एस्पेक्ट। ये बहुत ही ज़रूरी स्टेप है जो बच्चे भूल जाते हैं कि हम उसको किसी एग्जाम्पल के थ्रू कनेक्ट करें, उसके ऊपर जो हमारे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट ने जजमेंट्स दिए हैं उनको कोट करें, और उसका एक पॉलिटिकल एस्पेक्ट भी होता है कि कंटेम्प्रेरी इशू का जो हम कहते हैं ना कि इसकी सोच ये बन रही है नॉर्मल लोगों में, तो दैट इज़ पॉलिटिकल एस्पेक्ट। वो आप लिखिए उसमें ताकि जो एग्ज़ामिनर है वो आपको बेटर अंडरस्टैंड करे कि हाँ आपने उसकी थॉरोली एक रिसर्च की है, तभी आपको उसके रिलेटेड केस लॉज याद रहेंगे। नेक्स्ट है ड्रॉ अ कंक्लूजन एंड ऑल्सो गिव योर व्यू एंड सजेशन। लास्ट में जब हम ऐसे को ख़त्म करते हैं तो हमारा जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये होता है कि हम उसका कंक्लूजन ड्रॉ करें, और कंक्लूजन ड्रॉ करने का जो वो स्टेप है वो यही है कि आपने जो भी मैंने बताया था ब्लूप्रिंट है, उस ब्लूप्रिंट की जो इम्पॉर्टेंट हाइलाइट्स जो आपने लिखी है, जो इम्पॉर्टेंट चीज़ आपने लिखी है वो आप अपने कंक्लूजन में स्टेट करें। साथ ही बताएं कि आपका व्यू क्या है उस चीज़ के ऊपर, और आप क्या सजेस्ट करते हैं उसमें नए अमेंडमेंट्स के तौर पे। तो ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो चलो इस ऐसे को हम एक रीसेंट जो एग्ज़ाम्पल है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट ऑफ 2005, उसको हम देखते हैं कि हम ऐसे के रूप में कैसे लिख सकते हैं। तो जैसे कि मैंने मैं आपको एग्ज़ाम्पल में बताया कि इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करिए। अब इंट्रोडक्शन में मैंने लिखा है कि राइट टू एक्ट इन्फॉर्मेशन है वो क्या है, तो स्टार्टिंग से ही आपको ये बताना है कि वो दिस इज़ एन एक्ट विच एम्पावर्स पीपल ऑफ इंडिया टू गेट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द गवर्नमेंट। यानी एक्ट क्या है ये, तो ये एक्ट है कि वो जो उसके सिटीजन्स हैं, पीपल ऑफ इंडिया के जो सिटीजन्स हैं उनको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने का एक बहुत बड़ा ज़रिया है। और ये एक्ट कब लागू हुआ, इसकी प्रेसिडेंट से एसेंट कब मिली है, अगर कोई एक्ट है जिसकी डिफरेंट डेट ऑफ कमेंसमेंट अलग अलग है, तो जो आपको इम्पॉर्टेंटली याद रहे वो आप वहाँ पे लिखिए। जैसे कि मैंने इस एक्ट में बताया है कि ये एक्ट कब कमेंस हुआ, इसका बिल कब पास हुआ।
और बताइए इस बारे में कि जो एक्ट है वो एक्चुअल में जो उसका एसेंस है वो क्या है। तो ये एक्ट जो आरटीआई है ये क्या है, इसका एसेंस टू प्रोवाइड फॉर सेटिंग आउट द प्रैक्टिकल रिजाइम टू राइट टू इन्फॉर्मेशन फॉर सिटीज़न, यानी कि हमें प्रैक्टिकली ये पॉसिबल कराता है कि हम किसी लॉ के तहत जो सिटीज़न है वो जाके गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से अगर उनको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो हम राइट टू इन्फॉर्मेशन वाला जो एक्ट है 2005 उसके हिसाब से वहाँ जाकर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में हमें जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए हम वो ले सकते हैं। नेक्स्ट है, अगेन मैंने आपको बताया था कि एक्ट का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड बताना बहुत ज़रूरी है। तो इस एक्ट में मैंने बताया है इंटरनेशनली हम कहाँ से एम्पावर्ड होते हैं इस एक्ट को बनाने के लिए। हमने मतलब पहले क्या चीज़ सबसे पहले हमारे माइंड में आई थी, तो जो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स है वो बात करता है किसकी, कि हमारे पास राइट है किसका, इन्फॉर्मेशन सीख करने का भी। तो ये यहाँ से हमें पावर मिलती है कि हम इसको अपने जो नेशनल लॉज हैं उसमें भी ला सकते हैं। ऐसे ही इंटरनेशनल कॉवेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स है 1966 का, वो भी यही बात करता है कि क्या कि हम जो है हमारे इसमें भी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है और विच इंक्लूड्स व्हाट टू गेट इन्फॉर्मेशन ऑल्सो। तो ये इंटरनेशनल लेवल पे है। फिर नेक्स्ट है नेशनल लेवल, यानी कि हमारे देश में क्या हिस्टोरिकल बैकग्राउंड रहा है कि हमने राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट को अपने वन ऑफ द एक्ट्स में शामिल किया है। तो नेशनली देखो तो मैंने ये बताया है कि एक शौरी कमेटी बनी थी, उस कमेटी में फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन बिल के नाम से बिल लाया गया था 2000 में, और उसको 2002 में फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट बना था। बट वो एक्ट बहुत सारे ग्राउंड्स पे क्रिटिसाइज़ हुआ था कि उसमें प्रॉपर पेनल्टी नहीं है और बहुत सारे जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से उनको इंक्लूड नहीं किया गया है। तो नेक्स्टली जो ये बहुत सारे फेलियर्स हुए थे फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट में, तो फिर इसके जो लेटर ऑन जो एक्ट आया था दैट विल बी राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट, और जो आज हम पढ़ रहे हैं विच इज़ राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005। जो ये सारी जो बातें मैंने बताई है ये बेसिकली क्या है, इसका जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है वो बताता है। और हिस्टोरिकल बैकग्राउंड बताना बहुत ज़रूरी है ताकि आपको एक आइडिया मिले कि हाँ जो कंटेम्प्रेरी लेवल पे चीज़ें हैं वो कैसे डेवलप्ड हुई थी हिस्ट्री के अकॉर्डिंग, राइट। नेक्स्ट है वो चीज़ है कि आपको ऑब्जेक्ट बताना है। जब भी कोई एक्ट पार्लियामेंट फॉर्म करती है तो वो एक सबसे पहले एक्ट के ऊपर 2 लाइनों का एक ऑब्जेक्टिव देती है, उद्देश्य का जिसको बोलते हैं। तो वो प्रिएम्बल जो होता है उसका वो एक्चुअली में उसके ऑब्जेक्ट को डिफ़ाइन करता है। तो वो ऑब्जेक्ट आप वहाँ से एक्ट से देख सकते हैं कि वो क्या है। तो जो आरटीआई का ऑब्जेक्ट था वो क्या था कि हम जो है सिटीजन्स को एम्पावर करना चाहती है गवर्नमेंट कि वो इन्फॉर्मेशन सीख करे, और जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है उनकी ट्रांसपेरेंसी अकाउंटेबिलिटी बढ़े, यानी कि वो लोग अब जो काम कर रहे हैं वो बहुत ही ट्रांसपेरेंट लेवल पे करें और उसका सिटीज़न को भी पता होना चाहिए। और वो इनडायरेक्टली जो सिटीजन्स हैं उनको पार्ट करवा रहे हैं कि हम जो भी हमारा गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है उसमें सिटीजन्स का राइट है कि वो इन्फॉर्मेशन ले सके, और ये एक ज़रिया है राइट टू इन्फॉर्मेशन जिसके तहत वो इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। अब मेन फीचर्स ऑफ द एक्ट जो मैंने ऊपर बताया था कि मेन बॉडी क्या है, ये एक्ट आपको क्या प्रोवाइड करता है, इसमें कैसे जो सिटीज़न है वो कैसे इन्फॉर्मेशन ले सकता है, उसका क्या प्रॉपर चैनल है, और कौन कौन सी बॉडीज़ इसमें हैं, यानी कि जो ऑफिसर्स हैं वो कौन कौन से हैं। जैसे राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट में एक पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर होता है जिसको आप अपनी आरटीआई की एप्लीकेशन देते हो, और वो पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर जो होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है कि वो आपको एक लिमिटेड टाइम पीरियड के अंदर उस इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड करें। अगर वो प्रोवाइड नहीं करता है तो उसके सुपीरियर एक अथॉरिटी है जिसको अपीलिएट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर कहा जाता है, आप वहाँ पे जाके उसकी अपील कर सकते हैं, और वो अपील भी आपको एक लिमिटेड टाइम पीरियड में आपकी सुनवाई करेगी, आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगी। और अगर ये दोनों ही ऑफिसर्स अगर अपने अपने पार्ट पे फेल हो जाते हैं तो इनके रिगार्डिंग पेनल्टीज़ भी वहाँ पे दी गई हैं।
तो वो सारी चीज़ें आप जो है आरटीआई एक्ट के जब अपन ऐसे लिखें तो उस ऐसे की मेन बॉडी में उसको डाल सकते हैं। सारा टाइम लिमिट जो है वो वहाँ दिया गया है, कैसे आपकी क्या फ़ीस लगेगी और कौन कौन से ऑफिसर्स हैं जो रिस्पॉन्सिबल होंगे, उनके क्या फंक्शंस होंगे, क्या पावर्स होंगी। तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे दी गई हैं। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है सिग्निफिकेंस। हर एक्ट को बनाने के पीछे उसका एक इम्पॉर्टेंट मोटिव होता है। उस इम्पॉर्टेंस को बताना बहुत ज़रूरी होता है कि ये एक्ट आखिरकार क्यों बनाया पार्लियामेंट ने। तो उसकी इम्पॉर्टेंस जो है वो बताइए। जैसे कि ये आरटीआई एक्ट में इसका क्या इम्पॉर्टेंस थी, तो सर इसकी सबसे बड़ी इम्पॉर्टेंस ये है कि ये जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की अब्यूज़ ऑफ पावर है, यानी कि उनकी जो ये शक्तियाँ वो यूज़ करते हैं, उसका दुरुपयोग जो कर रहे हैं वो ना कर सकें, सिटीजन्स के प्रति अकाउंटेबल रहें। इसीलिए क्या आया है, ये राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट आया है। और तो और इसके लास्ट सिग्निफिकेंस में मैंने ये बताया है कि सुप्रीम कोर्ट इंडिया ने भी, जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, उसने अपने बहुत सारे जजमेंट में ये बताया है कि जो राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट है वो हमारे आर्टिकल 19 और 21 से पावर लेता है। और 19 और 21 क्या कहते हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, और राइट टू लाइफ है, जो कि इनडायरेक्टली हमें क्या कहती है कि हमारे पास राइट ऑफ गेटिंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स भी अवेलेबल हैं, राइट। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आप क्या ड्रॉ करोगे ऐसे लिखते वक्त, अपना कंक्लूजन। और कंक्लूजन में मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, कंक्लूजन जो होता है वो क्या होता है, आपने जो भी अपने ऐसे में बातें कही है उसका जो क्रक्स है, उसके जो मेन बात है जो आप कहना चाहते हो एग्जामिनर को, वो आप किस में शो करोगे, कंक्लूजन में शो करोगे। कंक्लूजन में साथ ही आप अपने एंड में सजेशन और व्यू भी दोगे, जैसा कि इस कंक्लूजन में मैंने दिया है। लास्ट वाला पैराग्राफ जो है सेकेंड है, इट इज़ वेल रिकॉग्नाइज दैट राइट टू इन्फॉर्मेशन इज़ नेसेसरी बट नॉट सफिशिएंट टू इम्प्रूव गवर्नेंस। यानी कि मैं बताना चाह रही हूँ, मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो क्या है कि ये मुझे लगता है राइट ऑफ इन्फॉर्मेशन नेसेसरी तो है, बट ये जो एक्ट है ये अभी भी सफिशिएंट नहीं है। इसमें बहुत सारे शॉर्टकमिंग्स होंगी जिनको हमें इम्प्रूव करना है, ताकि इससे क्या हो, गवर्नमेंट का जो फंक्शन है वो और बेटर तरीके से इम्प्रूव हो। और क्या किस किस तरह से मुझे लगता है कि इसमें मैं विसल ब्लोअर पॉलिसी जो है और उसको और ऑथोराइज्ड कराऊँ, डिसेंट्रलाइजेशन पावर ऑफ इसमें बहुत अच्छा होना चाहिए। तो ये सारी बातें मेरे कंक्लूजन में मेरे सजेशंस और व्यू को बताती है। तो जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया है कि जब भी हम ऐसे लिखें तो वो ऐसे लिखना इम्पॉर्टेंट है। और ये बहुत सारे जो आपके एग्ज़ाम्स होते हैं, ऑफिशियल एग्ज़ाम्स, उसमें आता है। यहाँ तक कि आईएएस लेवल पे भी जो लीगल पॉइंट्स होते हैं, लीगल टॉपिक्स होते हैं, कंटेम्प्रेरी इशू, लीगल इश्यूज़ होते हैं, उनके ऊपर ऐसे राइटिंग आती है और उसकी मार्किंग भी बहुत ज़्यादा होती है। तो ऐसा मत सोचिए कि ये सिर्फ आपके एलएलबी के करियर के लिए इम्पॉर्टेंट है, ये आपके फ्यूचर करियर के लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो आप प्लीज़ इस ऐसे राइटिंग वाले वीडियो को ज़रूर सुनना और इसके अकॉर्डिंग अपना जो नेक्स्ट आप जब भी लिखने की कोशिश करो तो थोड़े जो मैंने स्टेप्स बताए हैं इनको फॉलो करते हुए लिखना। डेफिनेटली यू आर गोइंग टू गेट गुड मार्क्स ऑन माई दिस वीडियो बेसिस, और आपका इम्प्रूवमेंट भी होगा। आप उसको अच्छे से देखिए, सुनिए, और अगर इसके बारे में आपको और जानना हो तो आप मुझे मैसेज करिए ताकि मैं आपके जो क्वेश्चंस हैं उनको रिजॉल्व कर सकूं। और इस ऐसे वाले वीडियो में मैंने आपको बहुत इम्पॉर्टेंट आरटीआई है, उस आरटीआई को भी बहुत अच्छे से आपको ब्रीफली एक्सप्लेन करा है। अब जब भी आप आरटीआई पढ़ेंगे तो आपको बेटरली अंडरस्टैंड हो जाएगा कि अच्छा मैडम ने इस तरीके से बताने की कोशिश की थी। सो स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच एंड बी सेफ एट योर होम। थैंक यू।